तो चैप्टर 1 था अपना केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका रिवीजन अपन करेंगे। वैसे आप लोगों को पता है केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, जिसमें अपन कोई भी दो चीज़ या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चेंज देखने को मिलता है अपन को, ठीक है। वो दीज आर कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। और इक्वेशंस क्या होती है, मैथ्स में जैसे आप इक्वेशंस पढ़ते हो, देयर इज़ द लेफ्ट हैंड साइड दैन इट इज़ इक्वल्स टू देयर इज़ द राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट्स एंड रिएक्ट, मतलब जो चीज़ होती है, सब्सटेंस होता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग, एंड देन द इक्वेशन गोज विद द एरो to the right almost every time, but it may go left sometimes also, and then the product that are formed, that are new substances, ठीक है। तो कुछ नया सब्सटेंस बन के आता है उसमें। तो लेफ्ट हैंड साइड एक चीज़ होती है, देन इट गोज विद एरो, एंड राइट साइड एक चीज़ होती है, ठीक है। दैट आर कॉल्ड इक्वेशंस। अब केमिकल रिएक्शन कहाँ का अपनी डेली लाइफ में सब जगह ही हो रही है। फूड कुक हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। मिल्क को अगर रख दें रूम टेम्परेचर पे तो क्या होगा, फट जाएगा, उससे पनीर बन जाएगा, ठीक है। तो आयरन को छोड़ दें अगर खुले में तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगी, वो काला पड़ जाएगा। फूड कुक होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड होकर नई चीज़ बन जाती है। फूड अपनी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, दैट इज़ ऑल्सो केमिकल रिएक्शन। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है। अब रिएक्शंस में क्या क्या होती है, ये 4 चीज़ें होती है जो यहाँ दिखाई गई हैं। कि या तो चेंज इन स्टेट होता है, ठीक है, यानी फिजिकल स्टेट, वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस बदलते रहता है, या उसका कलर बदल जाएगा, या कोई ना कोई गैस निकलेगी उसमें से, या कोई ना कोई टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे अपने बॉडी में खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ उसका कलर वगैरह चेंज होता रहता है, उसका स्टेट बदलता रहता है। खाते अपन सॉलिड में है ना, थोड़ा लिक्विड भी खाते हैं, बट स्टिल जो भी एक्सक्रीट होगा दैट इज़ इन द सॉलिड स्टेट, तो वो स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट है केमिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, दैट इज़ कोई भी दो चीज़ें ऐड हो रही हैं, या मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, उससे अपन को मिल रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपका वो हो गया केमिकल इक्वेशन हो गया। अब वेज टू राइट अ केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखी जाती है केमिकल इक्वेशन। देख रहे हो आप, जो भी दो चीज़ें ऐड होगी, लाइक मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कोई भी दो चीज़ें जो ऐड हो रही है वो प्लस साइन के साथ आएगी, ठीक है, एंड देन वो एरो के साथ जाएगी और उससे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में अलग सब्सटेंसेस हैं, एरो के राइट हैंड साइड में अलग सब्सटेंसेस, दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, ठीक है। और जो भी दो चीज़ें ऐड हो रही है लेफ्ट हैंड साइड में वो प्लस साइन से शो की जाएगी। अगर राइट हैंड साइड में भी एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है तो उसको भी प्लस साइन से ही शो किया जाता है। जैसे यहाँ नीचे वाली इक्वेशन में दे रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे H2SO4 कहते हैं, उससे क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इक्वेशन आप देख रहे हो, राइट हैंड साइड में भी दो सब्सटेंस बन रहे हैं जिनको भी प्लस साइन से शो किया गया है। अब आपको एक चीज़ क्या नोटिस करनी है कि ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है। बैलेंस्ड है या नहीं वो कैसे देखते हैं, सबसे पहले आप देख लो कि इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से यूज़ हुए हैं। जो आपने 20 एलिमेंट्स 9th क्लास में पढ़े हैं, ऑलमोस्ट उन्हीं से बनेंगे सारे, और कुछ एक आधा नहीं भी है तो वो आपको नॉलेज में है, लाइक जिंक है, आयरन है, ये उन 20 एलिमेंट्स में नहीं आते, बट स्टिल आपको इनके बारे में पता है। तो जिंक Zn जो है वो एक एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट हो गया, H, सल्फर S एक एलिमेंट हो गया, और O ऑक्सीजन। इन चारों के अलावा इसमें आपको कोई भी और एलिमेंट नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड वाले लिख लो एक जगह LHS और एक ब्लॉक में RHS। अब काउंट कर लो, LHS में आपको जिंक कितने दिखाई दे रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है, राइट हैंड साइड में भी एक, लेफ्ट हैंड साइड में H कितने दिख रहे हैं, H2 लिखा है, यानी 2 ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, सॉरी। तो उतने ही लेफ्ट में भी है एंड राइट में भी आपको H2 दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। समझ में आ रहा है। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 1 ही है, राइट हैंड साइड में भी 1 ही है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 4 है, O4 लिखा है, एंड राइट हैंड साइड में भी O4 लिखा है, तो 4 है। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि इनके आगे कोई नंबर नहीं लगा है, किसी के भी आगे, H2SO4 के आगे कोई नंबर नहीं है, जिंक के आगे कोई नंबर नहीं है, ZnSO4 के आगे कोई नंबर नहीं है, H2 के आगे कोई नंबर नहीं है, वरना अपन को कुछ ना कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं नंबर में। तो अभी तक आप देख रहे हो LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड है। इसमें दोनों तरफ, क्योंकि अपन ऐसा नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि ऑक्सीजन के 4 एटम लिए थे और 3 ही बजकर 1 हवा में उड़ गया,
ठीक है। सो दिस थिंग्स कांट हैपन, दैट्स व्हाई द इक्वेशन शुड बी अ बैलेंस्ड वन। तो LHS में नंबर ऑफ एटम्स और RHS में नंबर ऑफ एटम बराबर होने चाहिए। तो कभी कभी मान लो अगर बराबर नहीं है, ठीक है, जैसे Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। यहाँ आप देख रहे हो Fe लेफ्ट हैंड साइड में तो 1 ही है और राइट हैंड साइड में 3 Fe है, तो फिर ये दोनों कैसे बैलेंस हो रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, जिसका पूरा एक प्रोसीजर है जो अपन ने ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ा था, वो भी मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगी, ठीक है। तो उसके आगे का अपन रिवाइज करते हैं इसमें। तो वो चीज़ आप एक बार ऑनलाइन क्लासेस में सीख ली है अपन ने, वो मैं फर्दर और बता दूंगी अगर नीड पड़ी तो। बाकी मेजर चैप्टर अभी अपन रिवाइज कर लेते हैं। फिर क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कितने तरीके की होती है, या बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6th-7th क्लास से आपके ये चीज़ें आती हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कंबाइन होती है चीज़ें, ऐड ऑन हो जाती है, ठीक है। कंबाइन होना, तो एक चीज़ में दूसरी चीज़ ऐड होकर दोनों एक हो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। जैसे अपन 2 क्लास को कंबाइन बिठाते हैं ना, 2 क्लास को एक ही क्लास में बिठा देते हैं, वैसे ही। तो यहाँ पे CaO कैल्शियम ऑक्साइड जो कि सॉलिड है, देखो इसके ब्रैकेट में S लिखा है, इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है, जो कि आपको ऊपर बीकर पिक्चर में दिख भी रहा होगा, बीकर में, उसको क्विक लाइन भी बोलते हैं। प्लस उसमें क्या ऐड किया, H2O वाटर ऐड किया जो कि लिक्विड स्टेट में है, ठीक है। दैट गिव्स, क्या बन रहा है इन दोनों को मिक्स करने पे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस है। एक्वस क्यों, क्योंकि पानी भी है उसमें और उसका जो सॉलिड स्टेट वो मिक्स हो गया उसमें, तो सिर्फ लिक्विड नहीं रहा, ठीक है। जिस चीज़ में भी पानी ऐड हो वो एक्वस कहलाती है। अगर किसी और चीज़ में, तो पानी खुद तो लिक्विड ही है, और वो अगर किसी चीज़ में ऐड होकर आपको लिक्विड सोल्यूशन दे दे तो वो एक्वस कहलाती है। प्लस हीट, इस केस में आपकी क्या होती है, हीट रिलीज़ होती है, तो हीट रिलीज़ होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि बीकर मतलब गर्म हो जाता है, क्योंकि उसमें हीट डेवलप हो जाती है। समझ में आया। तो इस रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। इसके और भी एग्जाम्पल देख सकते हो आप। सेकेंड रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि बिल्कुल उल्टी है कॉम्बिनेशन की, ठीक है, जिसमें एक चीज़ टूटकर 2 या 2 से ज़्यादा बनती है। वहाँ ऊपर भी आप 2 या 2 से ज़्यादा ऐड करके एक प्रोडक्ट बना सकते थे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है FeSO4 आयरन सल्फेट का, जो कि सॉलिड स्टेट में, जिसको गर्म अगर अपन करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या क्या बन जाता है, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 दैट इज ऑल्सो इन सॉलिड स्टेट, प्लस SO2 गैसियस स्टेट में, प्लस SO3 गैसियस स्टेट में। समझ में आ रहा है। तो ये आपके क्या है, एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती है कि इनकी स्मेल चेंज हो जाए, ठीक है। और ये जो आपको पिक्चर दिखा रखी है कि गर्म कैसे करना है, कभी भी टेस्ट ट्यूब का मुंह अपने मुंह के ऊपर या नहीं लेके जाएं, ठीक है। इससे जो भी हीट या जो भी वेपर्स निकलेंगे वो डायरेक्ट आपके फेस को हार्म कर सकते हैं, आइज़ ख़राब हो सकती है। तो एक्सपेरिमेंट करते वक्त टेस्ट ट्यूब को जो है आपको दूसरी तरफ रखना होता है उसका मुँह, जिससे जो भी चीज़ें निकले वो आपको अफेक्ट ना करें। मास्क, ऑब्वियसली मास्क वगैरह पहन के भी करना होता है ये एक्सपेरिमेंट्स वैसे, ठीक है। समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है CaCO3, इसको बर्न किया, हीट किया इसको, तो ये किस में बदल गया, CaO क्विक लाइन प्लस CO2 गैस में बदल गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स है, और ऐसे आप पढ़ सकते हो डिटेल में। अब जैसे ये AgBr और AgCl का एग्जाम्पल है, इनमें सनलाइट लिखा है, हीट नहीं लिखा है, यानी इनको इतनी हीट देने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ धूप में रखो या अपने आप डीकम्पोज हो जाते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। सिर्फ सनलाइट में रखने की ज़रूरत है इनको, क्योंकि टेम्परेचर उतना ही चाहिए। नाउ द थर्ड रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, कोई एक चीज़ दूसरी चीज़ को डिस्प्लेस, उसकी जगह से हटा देगी। बहुत बारी पढ़ रखा है आपने। सबसे कॉमन एग्जाम्पल इसका आयरन के साथ कॉपर सल्फेट की रिएक्शन। तो आयरन क्या करता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इसलिए कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और SO4 के साथ जाके खुद जुड़ जाता है, तो FeSO4 आयरन सल्फेट बन जाता है, प्लस Cu कॉपर जो है अलग हो जाता है। तो पहले कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन का कलर ब्लू रहता है, क्योंकि कॉपर ब्लू कलर का होता है, और बाद में जैसे ही आयरन उसको उसकी जगह से धीरे धीरे टाइम के साथ हटाते जाता है, वो कलर चेंज होते होते ब्राउन होने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अपन बात करें, तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, 2 जने एक दूसरे को हटा रहे होते हैं, 2 जने मिलके, यानी पहला वाला दूसरे की जगह ले लेता है और दूसरा वाला पहले की जगह ले लेता है।
वो कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2। तो यहाँ पे बेरियम को उसकी जगह बेरियम Cl2 से हटके किसके पास चला जाता है, SO4 की जगह, तो BaSO4 बन जाता है। और वहाँ से Na हटके किसके पास चला जाता है, NaCl के पास चला जाता है, Cl क्लोरीन के पास चला जाता है। तो दोनों अपनी जगह अदला बदली कर लेते हैं, इसको कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एक क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा कि टेल मी व्हाट इज़ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब जो भी पूछेगा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, एडिशन, व्हाटएवर, तो उसका आपको एग्जाम्पल सहित एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है आपको ये सारी रिएक्शंस एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल तो एटलीस्ट लर्न करने ही करने होंगे। 2 रिएक्शन तो आपको हर टाइप ऑफ रिएक्शन की लर्न करनी ही है, जिससे आपको आसानी हो। ठीक है, एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है 10th क्लास का, और पक्का एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। समझ में आ रही है ये चीज़ आपको? अब अगर अपन देखें तो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन ऐड हो जाता है किसी भी चीज़ में, लाइक Cu+O2 है तो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो गया, क्या बन गया, CuO। ठीक है, उसको जैसे हीट मिली, फिर CuO+H2, तो जैसे ही उसको हाइड्रोजन गैस भी हीट किया, वो वापस से अलग हो गया Cu+H2, तो उसकी रिवर्स रिएक्शन हो गई, यानी उसमें से ऑक्सीजन निकल गया। तो ऑक्सीजन ऐड होने को तो ऑक्सीडेशन कहते हैं, और ऑक्सीजन निकल जाने को रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना ये दोनों रिएक्शन किसी भी रिएक्शन में एक साथ होती है, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं। तो दोनों साथ ही होंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी वो, जहाँ दोनों ही साथ में होते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन, तो जहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ हो रहा है उसे अपन क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब यहाँ जैसे रिएक्शन दी है, देखो CuO+H2 गिव Cu+H2, तो CuO में से O निकल रहा है, O निकलने को क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो ये तो रिडक्शन रिएक्शन हो गई। और H2 में ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई। तो किसी भी एक रिडॉक्स रिएक्शन में दोनों हो रहा होगा, रिडक्शन भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, और ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा। तो वो आप यहाँ देख सकते हो, इन 2 नीचे एग्जाम्पल में भी आप इसकी प्रैक्टिस कर लो कि कौन सा ऑक्सीडेशन हो रहा है, कौन सा रिडक्शन। अब आपके 2 टॉपिक है जो ऑक्सीडेशन की वजह से होते हैं। कोरोजन, जंग क्यों लगती है, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन दुनिया में है और हर जगह अपनी बॉडी में भी है। ठीक है, तो कोरोजन क्या है, आयरन का ऑक्सीडेशन हो जाना, और ऑक्सीडेशन किसकी प्रेजेंस में होता है, हवा और पानी की प्रेजेंस में। तो जैसे किसी मेटल के सब्सटेंस को पानी और हवा मिलती है, वो धीरे धीरे उसमें जंग लगना शुरू हो जाती है। ठीक है, उसी को कोरोजन कहते हैं। और इसको हटाने के काफ़ी सारे तरीके हैं जो आपने 7th क्लास में भी पढ़े, कि पेंट अप्लाई कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, किसी और मेटल, किसी और चीज़ की कोटिंग कर दो। ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ रेंसिडिटी। रेंसिडिटी इज़ व्हाट, फूड का ख़राब होना। जैसे आप उसको फ्रिज में रखो तो वो ख़राब नहीं होता है, वही अगर उसको आप हवा में खुला छोड़ दो तो वहाँ वो चीज़ ख़राब होने लगती है। क्यों? क्योंकि उसको एयर मिलती है, एयर से वो चीज़ धीरे धीरे डैमेज होती है, ऑक्सीडाइज होती है, क्योंकि उसमें ऑयल होता है, खाने में कोई भी चीज़ ऑयल होता है, ऑयल की आदत होती है कि उसको जैसे ही ऑक्सीजन मिलता है वो ऑक्सीडाइज होता है। इस वजह से फूड का टेस्ट और स्मेल जो है बदल जाता है। ठीक है, तो अब इसके भी अलग अलग तरीके हैं कि फूड को डैमेज होने से कैसे बचाया जाए। तो जो थैली में पैक फूड आते हैं उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड की जाती है, कुछ ना कुछ केमिकल डाला जाता है जिससे कि वो एयर टाइट रहे और लाइक उसमें वो फूड का कलर और स्मेल और टेस्ट चेंज ना हो। ठीक है, फूड ख़राब होने से बचे। तो वो जो आप देखते हो चिप्स के पैकेट में, वो इतना फ्लफ़ी सा एयर फिल किया हुआ आता है, वो किस लिए होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है जिससे वो चिप्स ख़राब नहीं हो। ठीक है, तो एक तरह से ये पैकेज फूड इसलिए अपने लिए हेल्दी नहीं होते हैं क्योंकि अपन केमिकल्स खा रहे हैं। ठीक है, एंड केमिकल्स आर नॉट मेंट टू बी ईटन, इस वजह से ये सब चीज़ें नुकसानदायक हो सकती हैं। तो ये आपके चैप्टर 1 का रिविजन कंप्लीट है। स्मॉल में मैंने एज अ समरी पढ़ा दिया। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन आंसर इसके पूरे कर सकते हो। इसका होमवर्क तो वैसे आपको भेजा हुआ है, और कोई भी इशू आप पूछ लेना। आज के लिए इतना ही, कल अपन नेक्स्ट चैप्टर 2 का रिविजन करेंगे। ओके, थैंक यू।